दोस्तों नमस्कार। मैंने आपको पहले एक बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तक बाबरनामा के बारे में बताया था। आज मैं आपको इतिहास की, बल्कि भारतीय इतिहास की एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पुस्तक अपने मूल रूप में आज हमारे बीच में नहीं है। दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक के बारे में। इंडिका पुस्तक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय और यूनानी व्यापारिक, राजनैतिक, सामाजिक संबंधों की दशा हमें उस पुस्तक से जानकारी मिलती है। ये पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज भारत में लगभग 10 से 12 वर्ष रहा और उसने जो यहाँ देखा, जैसा देखा, उसने उस पुस्तक में वैसा लिखा। अब विषय बनता है कि जब ये पुस्तक है ही नहीं तो हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते होंगे कि हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, कोई भी कंटेंट लेते हैं तो लिखते हैं ये इसके अनुसार। किताब देखते होंगे उसमें लिखा रहता है, ये कंटेंट लिखे रहते हैं रोमिला थापर के अनुसार, अविनाश चतुर्वेदी के अनुसार, मजूमदार के अनुसार, जायसवाल के अनुसार, सुभाष कश्यप के अनुसार, आदि आदि। इनके उद्धरण लेके हम किसी भी बात को सबूत के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था। इतिहास एक विज्ञान है। इतिहास जस्ट लाइक साइंस, जो सबूत मांगती है और ये सबूत के आधार पर ही चलता है। दोस्तों, हिंदुस्तान पर आपने पढ़ा आज अच्छी तरह से कि भारत पर यूनानी आक्रमण हुआ। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व, और जब वो यहाँ से लौटा तो अपने विजित प्रदेशों को उसने एक अपने सेनापति जिसका नाम सेल्यूकस था उसको दे दिया और वापस चला गया। सेल्यूकस ने इस जीते हुए भाग पर अपना शासन स्थापित किया। इस बीच में क्या हुआ कि भारतीय जो राजनीतिक दशा थी वह उसमें कुछ परिवर्तन आया और मगध पर नंद वंश का शासन समाप्त होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य छोटे छोटे भागों को जीतते हुए एक बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित कर रहा था और उसकी सीमाएं अब सेल्यूकस के सीमाओं से टकराने लगी। परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने भारत पर 305 ईस्वी पे आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों हारना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जीता हुआ राजा होता है वो हारे हुए राजा से कुछ न कुछ उम्मीद रखता है। इस सिलसिले में जो संधि हुई, उस संधि का परिणाम ये था कि सेल्यूकस की बेटी, जिसका नाम हेलेना था, क्या आपने कहीं कहीं उसका नाम कार्नेलिया भी पढ़ा होगा, उसका विवाह सेल्यूकस के साथ हुआ और सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसको मौर्य दरबार में एक राजदूत के रूप में रख दिया। मेगास्थनीज जो था, इससे पहले काबुल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक जगह थी आसुनिया, वहाँ के क्षत्रप के यहाँ वो प्रमुख सिपाही सलार था और इसको पढ़ने लिखने का बहुत अधिक शौक था। परिणाम स्वरूप इसने क्या किया कि जब ये मौर्य काल में रहा, चंद्रगुप्त के दरबार में रहा, तो उसने जो यहाँ पर देखा, यहाँ की जो दशा देखी, जो धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, उसका उसने यहाँ पर उसका जिक्र किया। तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उसने बताया मेगास्थनीज ने कि जो यहाँ लोग रहते हैं कि इसको 7 वर्गों में उसने बांटा। जैसा आपने पहले पढ़ा होगा कि भारतीय ग्रंथों में लिखा है कि 4 वर्ण के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन उसने यहाँ 7 जातियों का जिक्र किया। ब्राह्मण और पुरोहित जो संख्या में कम थे लेकिन उनका सम्मान बहुत था। नंबर 2 कृषक संख्या में अधिक थे। फिर कामगार, पशुपालक या अहीर, सैनिक, राजदरबारी, व्यापार और कामगार वर्ग के लोग, ये भारत में रहते थे। सबसे अधिक संख्याएं जो थी कृषक की थी, नंबर 2 पर सैनिक आते थे। उसने इसके बारे में यहाँ पर लिखा। उसने लिखा कि जो भारत है इसकी शुरुआत सिंधु नदी से होती है और भारत का जो आकार है वो समचतुर्भुजाकार है। उसने पाटलिपुत्र, जो कि मगध की राजधानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, उसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रेथा के नाम से लिखा है। और उसने लिखा कि पॉलीब्रेथा जो है वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। ये लगभग 16 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है। इस
के चारों तरफ एक दुर्ग दीवार बनी हुई है जिसमें 54 तोरण हैं, मतलब 54 दरवाजे हैं जिससे पाटलिपुत्र में प्रवेश किया जा सकता था। इस दीवार के चारों तरफ 180 मीटर की चौड़ी खाई थी और 30 हाथ गहरी थी। मतलब इसके अंदर किसी का प्रवेश कर पाना बहुत ही मुश्किल था। उसने लिखा है कि यहाँ पर जो भारत में जो नदियाँ हैं वे 58 नदियाँ हैं और इन नदियों में सिलास नदी है जिसको तैर कर पार नहीं किया जा सकता है। बाकी सब नदियों में लिखा उसने पानी वर्ष भर रहता है। इसके बाद उसने सामाजिक दशा के बारे में लिखा कि भारत में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, यहाँ चोरी नहीं होती है, यहाँ के लोग बड़े ईमानदार होते हैं। और उसने अपनी सबसे बड़ी बात है, उसने ये लिखा कि यहाँ पर अकाल नहीं पड़ता है। हो सकता है कि जब तक वो रहा हो मौर्य काल में, जब तक अकाल ना पड़ा हो, लेकिन क्योंकि 12 वर्ष का 10 से 12 वर्ष वो भारत में रहा, उस समय अकाल नहीं पड़ा होगा क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख जो शिलालेख मिले उसमें लिखा है कि अकाल के समय में वह किसानों को, गरीब मजदूरों और को राशन सामग्री बंटवाया करता था। इसलिए अकाल तो पड़ते थे, लेकिन जब वो रहा होगा तब भारत में अकाल नहीं पड़ते होंगे। धार्मिक स्थिति के बारे में लिखता है कि यहाँ के लोग हेराक्लीस यानी कृष्ण भगवान की पूजा करते थे और शंकर जी की पूजा करते थे। साधुओं का बड़ा सम्मान था। आर्थिक व्यवस्था, यहाँ के लोग बहुत व्यापार करते थे, दूर दराज देशों से, समुद्र से व्यापार करते थे, स्थल मार्गों से व्यापार करते थे। और जैसा कोसली और उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ से व्यापार हुआ करता था। मेगास्थनीज लिखता है कि यहाँ जंगल बहुत थे, हाथी को उसने देखा था जो यूरोप में नहीं पाया जाता, उसने हाथी का जिक्र किया। इसके पश्चात उसने यहाँ लिखा तोता जो है वो, उसने लिखा तोता जो है वो मनुष्य की भाषा में बात करता है, मनुष्य की भाषा में बोलता है। उसने जैसा लिखा वैसे उसने बताया। मेगास्थनीज की पुस्तक के बारे में जो हमें उद्धरण मिलते हैं वो प्लिनी जो रोम के रहने वाले थे उन्होंने जिक्र किया। इसके बाद प्लूटार्क, जस्टिन, स्ट्रैबो, एरियन आदि लेखकों ने अपनी मेगास्थनीज की पुस्तक को पढ़कर उसका उद्धरण किया। हालांकि बाद में इतिहासकारों ने इन लेखकों ने जो इंडिका में लिखा है उसका जिक्र एक लिपिबद्ध किया एक जगह और उसको मेगास्थनीज इंडिका के नाम से जाना। मेगास्थनीज की पुस्तक भारतीय इतिहास में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और यह हमें बताती है कि भारत उस समय कैसा था, भारत के लोग कैसे थे। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों को अवश्य भेजना, इससे जानकारी अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुँचे। और मैं अगले वीडियो में किसी अगली पुस्तक के साथ आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।